आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा ना कि हमारे देश में अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये भी कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी सारी ज़िंदगी कमाने में निकाल देता है और शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में जी पाता है। नहीं, इसके लिए हमारा समाज या फिर उससे जन्मा भ्रष्टाचार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे स्कूलों में हमें कभी ये बात सिखाई ही नहीं गई कि पैसे को कैसे कमाया जाए या फिर उस पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। हम आज अपनी इस फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में इसी बारे में बात करने वाले हैं। जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। अब जब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ तो एक बात यहाँ पर मैं साफ कर दूँ कि कम से कम इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं किसी मैजिक फॉर्मूले की बात नहीं करने वाला हूँ जिससे कि हम रातों रात अमीर हो जाने वाले हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीडियो से तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि इस स्टेट को कैसे पाया जाए कि मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं कि अगर कल मेरी जॉब ना रहे या फिर जो मैं छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा हूँ वो मेरे पास ना रहे तो मेरी फैमिली का क्या होगा या फिर मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, अगर आप इस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस स्टेट को कैसे पाया जाए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर पहुँचने की, वहाँ पहुँचने से पहले हमें दो बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम अभी कहाँ पर हैं। जब तक हमें इन दोनों बातों का ठीक ठीक पता नहीं चल जाता, हमारे लिए उस जर्नी का भी पता करना मुश्किल है कि इस रास्ते को कैसे तय किया जाएगा। तो पहले ये पता करते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं या फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे होने के लिए हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3 तरह के लोग हैं। सबसे पहले लोग जो कि मियरली सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब उनकी लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है। आज कमाया आज खाया, कल नहीं कमाया अगर क्या खाएंगे पता नहीं। दूसरे तरह के लोग हैं जो कि इन सर्वाइविंग वाले स्टेट से थोड़ा सा ऊपर हैं, जिनके पास रोज़मर्रा की जंग नहीं है, पर फिर भी अगर इनकी आमदनी या फिर जहाँ से भी ये पैसा कमा रहे हैं वो स्रोत किसी तरह से डगमगाता है तो इनके जीवन पर बहुत भारी असर पड़ सकता है और ये लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अपनी जो एक सोर्स ऑफ इनकम है इसके साथ ज़्यादा रिस्क ले सकें ये लोग। तीसरे तरह के लोग हैं जो समाज में ऊपर के स्तरों पर बैठे हुए हैं, जिनकी स्पेंडिंग पावर हमसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा प्रभुत्व रखते हैं समाज पर। ऐसे लोग जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनके जैसा हम दिखना चाहते हैं। अब यहाँ पर यह बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम अपनी सोसाइटी के लेवल 1 पर हैं, यानी सर्वाइविंग वाले स्टेट पर हैं, अगर मियरली रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये बात सोचना गलत है कि हम सीधा बहुत ज़्यादा अमीरों वाली कैटेगरी में आ जाए। नहीं, हमें इस सीढ़ी को एक एक करके ही चढ़ना होगा। यानी अगर हम लेवल 1 पर हैं तो पहले हम 2 पर जाएंगे, उसके बाद ही हम लेवल 3 पर जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे जाया जाएगा। अगर आप लेवल 1 में हैं तो आप वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं हैं। आप वो हैं जो रोज़ कमा रहा है और रोज़ खा रहा है। आपका सारा का सारा पैसा आपके रोटी कपड़ा और मकान में निकल जाता है। अब इस स्टेट से निकल करके लेवल 2 में कैसे आया जाए, बहुत सिंपल काम है। इसके लिए हमें सोसाइटी बहुत बार बता चुकी है, हमारे स्कूल्स बता रहे हैं, सब कुछ जैसा बता रहे हैं ठीक वैसा ही है। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लीजिए, एक छोटा मोटा व्यवसाय ढूंढ लीजिए जिससे आप ठीक ठाक कमा लेते हो। आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पर आपके पास एक गरीब आदमी से थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे, आपकी स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी, आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं लड़ रहे होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी लेवल 2 में हैं या फिर लेवल 1 से लेवल 2 में आए हैं। यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। कारण ये है कि अब जब आप लेवल 2 में हैं, सारी की सारी सोसाइटी आपको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगती है, एक कारण। दूसरा ये कि आपको कभी लेवल 2 से 3 में जाने की सीख दी ही नहीं गई है। सोसाइटी ने आपको जो भी सिखाया है आज तक वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द था कि आप लेवल 1 से 2 में कैसे आएंगे। अब लेवल 2 से आपको जो नीचे लेकर के जा रही है सोसाइटी, ये 2 कारणों से लेकर के जा रही है। 2 इसकी मुख्य वजह हैं। पहली वजह है टैक्सेस।
तो ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स एक मिडिल क्लास एम्प्लॉयड आदमी ही देता है, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। क्योंकि जो अबव द मिडिल क्लास हैं, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, जिनके पास बड़े बिजनेस हैं, वो उनको पता है एनीवेज टैक्सेस से कैसे बचना है, उनके पास एक टीम है पूरी की पूरी इस काम को करने के लिए। और जो गरीब लोग हैं उनको तो टैक्सेस से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि हम जब लेवल 2 में आ जाते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा जागने लगती है कि हम और अमीर हो जाएं। हम अमीर हो जाएं से ज़्यादा इच्छा ये है कि हम और अमीर दिखने लगें। अब इस और अमीर दिखने की चाहत में हम अपने खर्चों को और ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। यानी कि हम पहले अगर छोटी गाड़ी में रह रहे थे, अब हमको और ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें वो कपड़े चाहिए जो हमारे साथ में जो एक अमीर इंसान है वो पहनता है। ये जब हम करने की कोशिश करने लगते हैं तो हमें पैसों की कमी पड़ने लगती है। और ऐसी हालत में जब हमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास एक समाधान लेके आते हैं। कहते हैं सर, हमारे पास एक सोल्यूशन है, आपको पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे। किस फॉर्म में हमें वो पैसा देते हैं? हमें क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं, हमें डेब्ट्स इशू करते हैं, हमें कार लोन्स इशू करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कई बार नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर, या फिर कोई भी और तरह से हमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं। हमें कहते हैं कि सर आपको पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम उनके पैसे से अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाने लगते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम अमीर होते जा रहे हैं। हम इस बात को बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि जैसे ही महीने का अंत होगा हमें इस पैसे को वापस रिपे करना पड़ेगा। यानी कि हमारी सारी की सारी सैलरी हमारे डेब्ट्स को रिपे करने में रह जाती है। यानी कि हम पूरे के पूरे महीने लगभग डेब्ट में रहते हैं, महीने के आखिरी दिन अपने डेब्ट्स को चुका देते हैं। यानी कि हम हमेशा एक एज पर रहते हैं। अब हम पहले से ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है। लेकिन अगर एक भी दिन हमारी जॉब इस समय छूट जाती है तो हम अब क्या करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं पता। जो आदमी जितनी ज़्यादा अच्छी जॉब में है उसने उतना अपना लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा ऊपर कर रखा है, और ज़्यादा अच्छी गाड़ी में चल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा डर भी लगा हुआ है कि अगर मेरी जॉब छूटी तो मैं क्या करूँगा। जो इंसान कम पैसे कमा रहा है जॉब से वो कम डरा हुआ है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन होना चाहिए था उल्टा, यानी कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, राइट। अब इस गड़बड़ से निकलने के लिए कुछ लोग एक समाधान सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने पैसे को किसी सेफ जगह पर रख दें, जैसे कि बैंक। लेकिन बैंक्स के साथ भी एक कैच है, जो पैसा अपने बैंकों में रखा हुआ है वो पैसा एनीवेज सेफ नहीं है, एक घोस्ट है जिसको जैसे ही आप टाइम देंगे वो आपके पैसे को खा जाने वाला है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है बैंकों में, तो हमारी पिछली वीडियो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसके समाधान के लिए हम क्या करेंगे, अपने पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं रखेंगे बल्कि उसके एक भाग को हम साइड में एक जगह पे रख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इससे कुछ चीज़ें खरीदेंगे। जिन चीज़ों को हम खरीदेंगे उनका नाम हम बोलते हैं एसेट। अब यहाँ पर मैं दो शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक है एसेट और एक है लाइबिलिटी। ये दोनों इकोनॉमिक्स के लिहाज से काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की। एसेट कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मुझे पैसा कमा कर दे। मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है जो मैंने रेंट पे दे रखी है, मुझे हर महीने पैसा कमा कर दे रही है, वो मेरे लिए एक एसेट है। मान लीजिए मैंने और कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहाँ से मेरे डिविडेंड्स आ रहे हैं या फिर मेरी अर्निंग्स हो रही हैं, वो मेरे लिए एसेट है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि मेरी जेब से पैसा निकाल करके ले जाने वाली है। जैसे कि आपने लोन ले रखा है, आपकी लाइबिलिटी है। आपने एक कार ले रखी है, उस कार को पेट्रोल चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि आपकी जेब से पैसा निकाल करके ले जाने वाली है, वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है। अब इस स्टेट में आप एक एसेट को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो आपके पास इनकम थी उससे एसेट खड़ा किया। हमने क्या बोला, एसेट हमें पैसा कमा कर देगा। जाहिर सी बात है शुरू में जो आपके पास एसेट्स होंगे वो आपको बहुत छोटा सा पैसा कमा कर देने वाले हैं, जिससे आप अपनी स्पेंडिंग्स के लिए उसको मान लीजिए आपने खर्च किया। लेकिन अब भी आपकी इनकम जारी है, आप अपनी इनकम का और हिस्सा एसेट्स में लगाइए, अपने एसेट्स को ग्रो कीजिए, और एसेट्स से होने वाली इनकम को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमारी इनकम हो रही है, हमने एसेट्स को और ज़्यादा ग्रो किया और हमने अपनी स्पेंडिंग पावर को अब और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जो हमारा एसेट हमारे लिए पैसा कमाएगा, हम उसको सिर्फ स्पेंड ही नहीं करेंगे, हम उससे और ज़्यादा एसेट्स खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम अपने एसेट्स के पैसे से ही और ज़्यादा अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं और उससे इवेंचुअली अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं।
इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास में जो पैसा आया, एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम उस पैसे को, कुछ पैसे को उसमें से हमने बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। हालांकि अब भी बैंक में रखा पैसा हमारा ख़त्म होने वाला है, पर अब जिस रेट पर हम पैसे को कमा रहे हैं वो ज़्यादा होगा हमारे ख़त्म होने के रेट से, प्रोवाइडेड कि हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड्स अभी तक इकट्ठे कर लिए हैं। क्योंकि एसिड्स वो चीज़ें हैं जो हमारा एक्टिव टाइम लिए बिना पैसा कमा रही हैं। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, राइट, दुकान मैंने खरीद करके रखी हुई है, वो मुझे महीने के लास्ट में किराया दे रही है अगर, तो मैं अगर कुछ नहीं भी करूँ तो वो दुकान मुझे एनीवेज किराया दे रही है। अब जो ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसे इस बात की टेंशन नहीं है कि अगर कल मेरी जॉब नहीं रही तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, क्योंकि इस एसेट की फॉर्म में इसके पास एक और तरह का इनकम सोर्स है। इसका गुजारा इस इनकम सोर्स से चल जाने वाला है। और यही वो स्टेट है जो हमें अचीव करनी थी, कि हमें अपने जॉब पर या फिर अपने बिजनेस पर हैविली रिलाय नहीं होना है। हमारे पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि हमारे एसेट्स हैं, जो कि खुद को ही ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, और उससे हम अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाएंगे। हमारे पास एक कैश फ्लो पैटर्न का चार्ट है एक मिडिल क्लास आदमी का। इसका मतलब एक मिडिल क्लास आदमी किस तरह से अपने पैसे को कमाता और खर्च करता है, ये समझाने की कोशिश की हुई है। जो मिडिल क्लास आदमी है उसके पास एक जॉब है जिससे कि वो इनकम जनरेट करता है। उस इनकम को वो पहले अपनी लाइबिलिटीज़ में लगा देता है, यानी कि जो उसने लोन वगैरह लिए हुए हैं वहाँ पर। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको अपने एक्सपेंसेस के लिए लगाता है, और एंड ऑफ द मंथ उसके हाथ में कुछ भी नहीं बच के रह जाता। वहीं पर जो एक अमीर आदमी है वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ एसेट्स हैं, इन एसेट्स से वो इनकम जनरेट करता है। अब इस इनकम को वो अपनी लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद इससे अपने एक्सपेंसेस पूरे करेगा। यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि इसके जो एसेट्स वाला कॉलम है और जो लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम है, इसने अपने एसेट्स को अपनी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा कर रखा है। इसी स्टेट का नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जब आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपके एसेट्स आपको इनफ पैसा कमा कर दे रहे हैं आपकी लाइबिलिटीज़ और आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और यहीं पर हमें पहुंचना था। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ आपके सामने, जो चार्ट है, ये रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो उनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसका मैंने रेफरेंस लिया है इस चार्ट में आपको ये समझाने के लिए कि कैसे एक आम इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता है। मैंने कोशिश करी है कि उस बुक के कंटेंट को, एटलीस्ट एक छोटे से कंटेंट को, थोड़ा सा आसान आम भाषा में, समझ में आने वाली भाषा में कन्वर्ट कर सकूं और आपको समझा सकूं। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। Hit like button, share with your friends, subscribe for more such content.